यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर के लिए एक और क्लास, जिसमें हम लोग सभी बीमारियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए थे उन्हें कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग बीमारियों से रिलेटेड 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसका सेशन नंबर 3 एंड लास्ट सेशन यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि यदि मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में आपसे 55 नंबर में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पोषण व स्वास्थ्य पूछा जाने वाला है, जिसमें अगर आप टोटल 7 यूनिट्स देखेंगे, जिसमें विषय में पोषण, जीवन की अवस्थाएं और टीकाकरण क्या होता है, बीमारियों से रिलेटेड जानकारी होगी। तो हर एक यूनिट में जो है आपसे बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टॉपिक है, कितने भी नंबर में कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और यदि आप और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका अपना एमपीटेड ग्रेड 2 साइंस से हो गया, ठीक है, एमपीटेड ग्रेड 3 जिसमें सीडीपी और ईवीएस में भी आपसे बीमारियां पूछी जा रही है, तो एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है ना। सभी एग्जाम के लिए ये जो सेशन है आज का हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, बची हुई जितनी भी बीमारियां हैं, है ना, वो सारी आज के सेशन में आपकी कवर हो जाएगी। और साथ ही कंप्लीट कोर्सेज फीमेल सुपरवाइजर के लिए अवेलेबल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कंप्लीट सीरीज भी अवेलेबल है, 1500 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज अवेलेबल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट सेशन का जो होमवर्क था वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं, ताकि आपकी एक सीरीज यहाँ पर बन जाए। इससे पहले कि यदि 2 सेशन नहीं देखे उन्हें जाकर ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको वो 2 वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा रेंज फ्रॉम। इन्फ्लुएंजा का जो रोग उद्भवन अवधि होती है, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, वो कितने समय का होता है। अब पहले तो एक बेसिक सी चीज आती है, व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब जैसे ही ये कोई भी बीमारी हो गई, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जब आपके संपर्क में आता है, या आपकी बॉडी जब उस बैक्टीरिया के संपर्क में आती है, तो सिम्टम्स दिखना जो है कब स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे ही आप किसी बैक्टीरिया, वायरस के संक्रमण में आए, सीधे इसमें क्या हो जाता है, असर दिखना स्टार्ट हो जाता है, इसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो उसका पूरा इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 7 दिन का यहाँ पर रहता है ना, क्योंकि बैक्टीरिया के जैसे ही आप संपर्क में आए, 1 से 7 दिन में आपके अंदर ये लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। 1 से 7 दिन का इसका पूरा समय रहता है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। ऐसे हर एक बीमारी का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्योंकि किसी किसी में 3rd 4th डे मालूम पड़ता है, कोई कोई इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज तक यहाँ पर चलता है, जस्ट लाइक इन हेपेटाइटिस में होता है ना। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर होती है। तो इन्फ्लुएंजा का कितना होता है, 1 से 7 दिन का यहाँ पर रहता है। ठीक है, अगला देखिएगा, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है। डेंगू अगर किसी को फीवर हो रहा है तो उसके शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की यहाँ पर कमी हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इनमें से कौन सा एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है, मतलब एक ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया के थ्रू नहीं हो सकती है। डिप्थीरिया हो गया, एड्स हो गया, वुफिंग कफ हो गया, या फिर कॉलेरा हो गया। तो बैक्टीरिया से कौन सा यहाँ पर नहीं होगा, एड्स नहीं होगा, क्योंकि एड्स एचआईवी वायरस की वजह से होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। बाकी डिप्थीरिया हो गया, वुफिंग कफ हो गया, कॉलेरिया हो गया, तीनों बैक्टीरियल डिसीज में आता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस टीबी एक संक्रामक रोग है जो किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, नॉर्मली अगर हम लोग कहें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही होता है, जैसा नाम है वैसे ही इसका अपना बैक्टीरिया भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1, है ना। कुछ चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े डिफरेंट लेवल से पूछे हुए हैं, तो उसकी भी आपकी एक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवजात शिशुओं की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। तो ट्रिपल एंटीजन जो वैक्सीन है वो कौन सी है, जिसमें अपन बोलते हैं कि डीपीटी का वैक्सीन है, जो कि एक ही वैक्सीन है लेकिन 3 बीमारियों से बचाती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस से बचाती है। कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो पोलियो लिखा हुआ है, तो पोलियो गलत हो गया। इसमें देखना, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ और टेटनस हो गया, सही है। टेटनस फिर ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो हो गया, वो चीज़ गलत हो गई, है ना। डी वाला भी टाइफाइड लिखा हुआ है, गलत हो गया। तो केवल ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ यानी कि पर्ट्यूसिस और टेटनस अपना आंसर हो जाएगा। इन तीनों की एक ही वैक्सीन होती है, जन्म के समय ही पहला डोज इसका दे दिया जाता है।
ठीक है। अगला देखिएगा, जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है किसका वितरण, है ना। अगर हम आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को कम करना चाहते हैं तो हमें आयोडीन युक्त नमक का यहाँ पर सेवन करना चाहिए, राइट। कहाँ पर लिखा हुआ है आयोडीन युक्त नमक? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। आयोडीन युक्त मसाले तो होते नहीं है, केवल और केवल आयोडीन युक्त नमक यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, तो कोई भी आप नमक का अगर ऐड भी देखते हैं तो उसमें भी सेम चीज़ बताई जाती है कि आयोडीन युक्त नमक है और स्वच्छ नमक है ना, इस टाइप से। चलिए अगला देखिएगा, अंतरकाशीय स्थान में जल के संचय को क्या कहा जाता है? अगर मैं बोलूँ इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पर जल भरना स्टार्ट हो जाता है, पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो है स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसे एडिमा के नाम से जाना जाएगा, त्वचा शोध के नाम से, या इन्फ्लामेशन के नाम से, या अल्सर के नाम से जाना जाएगा। इसको जाना जाता है एडिमा के नाम से, है ना, पेरिफेरल एडिमा। एडिमा के अलग अलग टाइप होते हैं, स्वेलिंग आती है बट स्वेलिंग के भी कई सारे टाइप होते हैं। एक नॉर्मल एडिमा यहाँ पर होता है जो हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन की अधिकता के कारण होता है। उसमें क्या होता है बेसिकली, जो जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहाँ पर यूरिक एसिड जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अपन एक नॉर्मल एडिमा यहाँ पर पढ़ा था, उसमें पैर के जो अंगूठा होता है, ठीक है, उसमें यूरिक एसिड जमना स्टार्ट हो जाता है। अब उसके कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, कोई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करना, ठीक है, दिन भर खड़े रहने वाली कोई जॉब होना, या फिर एकदम मोटापे वाले लोगों को भी, जिनको ओबेसिटी है, उनको भी यहाँ पर एडिमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने बोला है कि अगर इंटेस्टाइन में पानी भर जाता है, ठीक है, तो उसे भी क्या कहा जाएगा? एडिमा के नाम से जाना जाएगा, दैट इज पेरिफेरल एडिमा, ठीक है। तरल पदार्थ जमा होने से पेट, टखने, हाथ में यहाँ पर सूजन आ जाती है। एक और प्रकार का एडिमा होता है जिसको पल्मोनरी एडिमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से फेफड़ों में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा तरल पदार्थ इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी कठिनाई होती है और गंभीर स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अब एडिमा नॉर्मल आप समझ लो, बेसिकली स्वेलिंग आ जाना, सूजन यहाँ पर आ जाना, ठीक है। अब वो पानी भरने की वजह से हो सकती है, या फिर नॉर्मल यूरिक एसिड जमने की वजह से, या फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तनिका शोधन या मस्तिष्क शोध रावरण या मेनिंजोजाइटिस जो होता है ये किसकी वजह से होता है? ये किसकी वजह से होता है? तो ये मेनिंगोकोकस जो बैक्टीरिया है इसी की वजह से यहाँ पर होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के जो तरल पदार्थ है, इसमें झिल्ली में क्या होता है, तरल पदार्थ और झिल्लियों में संक्रमण आ जाता है ना, और स्वेलिंग यहाँ पर आने लग जाती है ना। इन झिल्लियों को बेसिकली क्या कहा जाता है, मेनिंजेस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और मेनिंजेस की वजह से, जो मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया है इसकी वजह से होती है, तो इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि सिर दर्द होना, बुखार, गर्दन में अकड़न, ये बेसिक सिम्टम्स यहाँ पर शो होते हैं। और इसका भी इंक्यूबेशन जो टाइम होता है वो 2 से 7-8 दिन का यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर होता है। ये नॉर्मल और कुछ कॉमन सिम्टम्स यहाँ पर हैं इसके, ठीक है। मस्तिष्क और जो उसकी जो झिल्लियां हैं, है ना, उसमें संक्रमण हो जाता है, उसमें स्वेलिंग यहाँ पर आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मोटापे की जटिलताओं में से इनमें से छोड़कर, किसे एक छोड़कर सभी अन्य चीजें शामिल है। मतलब मोटापे की जटिलताओं में बहुत सारी चीजें हो सकती है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट पूछा है, मतलब एक नेगेटिव ढूंढना है। सबसे बोला हुआ है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो मोटापे हो सकता है, जो ओबेसिटी हो सकती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में आप ये देख सकते हो कि मोटापे की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज यहाँ पर हो सकती है, हार्ट संबंधी समस्या है, हार्ट फेल्यूर, ये सारी चीजें हो सकती है। आर्थराइटिस, गांठिया हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यहाँ पर हो सकता है, अवरोधी निद्रा, श्वास रोध यहाँ पर हो सकता है, या फिर टाइप 1 डायबिटीज यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। देखो मोटापे की वजह से ये तीनों चीजें हो सकती है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज मोटापे की वजह से हो ये जरूरी नहीं है ना। इसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि डायबिटीज का कौन सा टाइप, टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। तो मोटापे का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी ओबेसिटी की वजह से ये तीनों चीजें यहाँ पर हो सकती है। कोरोनरी आर्टरीज आपको पता है ना, हार्ट संबंधी जो डिसीज यहाँ पर होती है, हार्ट का फेल होना, है ना, इसमें जो रक्त का परिवहन अच्छे से नहीं हो पाना। ऑर्थराइटिस यानी कि गांठिया रोग यहाँ पर हो सकता है। एक नई चीज आप सुन रहे हो यहाँ पर, एपनिया करके, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीपिंग एपनिया करके, तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि 2 डिसीज और नई जो आई है वो अपनी कवर हो जाए। आंसर तो क्या हो गया कि कौन सा नहीं होगा, तो टाइप 1 नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 जो होता है काफी हार्मफुल यहाँ पर और काफी खतरनाक
खतरनाक यहाँ पर होता है, ठीक है। इसको प्रिवेंट मतलब इससे बचा नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज में टाइप 1 से ग्रसित है तो इससे बचा नहीं जा सकता है, इसका कोई उपचार नहीं है, है ना, मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, वो चीज़ आप कह सकते हो, है ना। क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी है वो ठीक से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक है। कॉजेज आर अननोन बट जेनेटिक्स में प्ले अ रोल, मतलब इसमें ये बोला गया है कि कारण जानना, मतलब बोल सकते हैं कि वो वाली चीज़ हो जाती है कि कारण सही से पता नहीं चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकता इसमें देखी जा सकती है, पीढ़ी से पीढ़ी ये बीमारी जो है स्थानांतरित होती है, ठीक है। अब ऐसे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? तो उनको रेगुलर यहाँ पर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के। टाइप 2 थोड़ा कम हार्मफुल यहाँ पर होता है, मेडिकल जो मेडिकेशन गोलियां दवाइयाँ होती है उसके थ्रू इससे बचा जा सकता है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि बॉडी जो है इनफ जो है इंसुलिन को यहाँ पर डेवलप नहीं कर पाती है ना, या फिर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस यहाँ पर उसमें नहीं होता है। अब ये जेनेटिक्स हो सकता है, एज के साथ हो सकता है, इनएक्टिविटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है और कई सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं। यूजुअली टाइप 1 जो होता है वो जेनेटिक्स ही होता है, लेकिन टाइप 2 में मोटापा हो सकता है, जो अभी आप क्वेश्चन में पढ़ रहे थे। रिक्वायर इंसुलिन एज नीडेड, जब तक जरूरत लगती है तब तक इंसुलिन लो, जब तक आपका शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। इसकी रेगुलर एक गोली ले सकते हैं या फिर जब जरूरत लगे तब इंजेक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइप 1 में रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शन यहाँ पर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप की डायबिटीज़ यहाँ पर होती है। तो इसमें पूछा था कि किसमें मोटापा कनेक्टेड नहीं है, तो मोटापे का टाइप 1 से कोई कनेक्शन नहीं है। यूजुअली ये जेनेटिक होती है या फिर रीज़न अननोन होते से पता नहीं चलते कि क्यों हुआ है। अगला जो है स्लीपिंग एपनिया है। स्लीपिंग एपनिया का मतलब होता है कि व्यक्ति जब सोता है ना, अगर कोई व्यक्ति स्लीपिंग एपनिया से ग्रसित है, अगर वो व्यक्ति निद्रा अवस्था में है तो या तो उसकी सांस बहुत ज़्यादा धीमी चलेगी या उसकी सांस ना बहुत रैपिड यहाँ पर हो जाती है ना। तो ये होता है स्लीपिंग एपनिया। तो ये बहुत ही मतलब ऐसे जनरल लग रही है बट ये बहुत ही खतरनाक बीमारी, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सांस एकदम धीमी पड़ गई तो बहुत प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर हो जाता है, और एकदम से बहुत रैपिड चल गई तो वो भी बहुत यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। यूजुअली ये मोटापे से कनेक्टेड है, क्योंकि जिनको ओबेसिटी यहाँ पर होती है तो उनको स्पेशली सजेस्ट किया जाता है कि अपने वेट को मेंटेन करके चलें, ठीक है। एलर्जी से बचना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो होता है ना, उसकी सर्जरी यहाँ पर करी जाती है। तो कई सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ पर इसके अवेलेबल हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, सारी बीमारी आपको पता चल गई चारों। अगला देखिएगा, पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना अधिक होती है ना, सर्वाधिक होती है। अगर किसी व्यक्ति में सामान्य से ज़्यादा पोषण है, ठीक है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अति यहाँ पर है, पोषण का बहुत अधिक मात्रा उसमें अवेलेबल है, तो इसको किसके थ्रू पता लगाया जा सकता है? सीरम एलडीएल के थ्रू यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। अब एलडीएल का मतलब क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये कुछ टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं। इन शॉर्ट यदि आपको बोलूँ तो कोलेस्ट्रॉल की जाँच यहाँ पर करी जाती है। शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसा है, क्या वो हार्मफुल है? तो उसके भी 2 टाइप यहाँ पर होते हैं। एक तो होता है अपना एलडीएल और दूसरा यहाँ पर होता है एचडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्योंकि अगर इन दोनों में से इनका एक लिमिटेड मात्रा शरीर में होना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये अधिक होगा तो ये हार्ट संबंधी डिसीज जो है यहाँ पर वो उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो रक्त में जो है यहाँ पर लाइपोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यहाँ पर होता है, और ट्राइग्लिसराइड यहाँ पर हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे कोलेस्ट्रॉल के साथ, ठीक है। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कभी कभी बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है ना। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है, मतलब शरीर में होना नहीं चाहिए या एक लिमिट में होना चाहिए, है ना। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली हार्ट संबंधी डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी 90% यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो ये एक लिमिट यहाँ पर दे रखी है। अगर कोई भी, जैसे नॉर्मल आपने किसी की रिपोर्ट भी देखी होगी तो उसमें ये चीज़ें जो होती है, अगर ये होता है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के इसमें ये वाली चीज़ दिख रही है तो उसको बोल्ड करके जो है डॉक्टर यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, केवल ये वाली रेंज में होना चाहिए। जैसे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है 60 होना चाहिए, लो डेंसिटी 60 to 130 के बीच में ही होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो है 150 तक होना चाहिए, 150 से कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 200 से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर, ठीक है।
चलिए, ये बहुत काम की चीज़ है आपके घर में भी, अगर ये आपने अपने आसपास में भी अगर किसी का रिपोर्ट यहाँ पर हुआ है जिसमें कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया गया है, तो ये आप जाकर चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मून फेस इज अ सिम्टम ऑफ, मून फेस या मंकी फेस, ये सब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। मून फेस, मंकी फेस इज अ सिम्टम ऑफ क्वाशियोकर, है ना, जहाँ पर क्वाशियोकर में जो है इस प्रकार से थोड़े से चेहरे में स्वेलिंग यहाँ पर आ जाती है, पेट थोड़ा सा एकदम से बाहर निकल कर आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन और एनर्जी का हम लोग बोल सकते हैं कि कुपोषण है, ठीक है। जैसे कि 2 सिम्टम्स यहाँ पर बताए गए। क्वाशियोकर में प्रोटीन की भी कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी यहाँ पर होती है, एनर्जी की भी यहाँ पर कमी मानी जाती है। और ये है मेरास्मस जो कि अपना कनेक्टेड है प्रोटीन से, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभी इसने यही पूछा गया था हमसे कि मून फेस किसका एक लक्षण यहाँ पर होता है, तो क्वाशियोकर का ये लक्षण है, क्योंकि शरीर के कुछ भाग जो है यहाँ पर फूल जाते हैं, उनमें स्वेलिंग यहाँ पर आ जाती है, जैसे फेस में आप देख सकते हो, पेट पर आप देख सकते हो, पैरों के कुछ हिस्से में यहाँ पर देखी जा सकती है, राइट। अगला देखिएगा, खसरे के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है। मिसल्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है या फंगी है। तो अगर मिसल्स की बात करें तो ये वायरल डिसीज यहाँ पर होती है, जिसमें आपको ध्यान होगा पहली बार बच्चों को 9 मंथ में MMR का टीका यहाँ पर लगता है, दैट इज मीसल्स, मम्स और रूबेला। इन तीनों का एक कॉमन टीका पहली बार 9 मंथ में लगाया जाता है। इसको शुरू में नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना, पहली बार 90 महीने में दिया जाता है जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, ठीक है। एक वायरस से होने वाली डिसीज का एक बड़ा ट्रिक और है, जिसमें आपकी मोस्ट ऑफ द डिसीज यहाँ पर कवर हो जाएगी, जिसमें आपका रेबीज, खसरा, जो भी आपसे पूछा भी गया था, हर्पीस हो गया, ठीक है, जो कि स्किन में थोड़े छाले पड़ जाना उस प्रकार की डिसीज होती है, जो कि सेक्सुअल में भी कंसिडर करी जाती है। मेनिंजोजाइटिस हो गया, जो अभी आपने यहाँ पर देखा, हेपेटाइटिस हो गया, ट्रैकोमा हो गया, ठीक है, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलशोथ, मम्स हो गया और इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, वायरल डिसीज के अंदर इनको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विटामिन जो आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। आयरन को अवशोषित करने के लिए आपने 2 चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। तो दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी, जो कि अभी हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो अपन क्या आंसर करके आएंगे, जो लिस्ट इंपॉर्टेंट होता है दैट इज विटामिन सी, है ना। विटामिन डी ऐसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं है ऑप्शन में तो आप विटामिन सी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या करता है, आयरन को अवशोषित करने में यहाँ पर मदद करता है। बेसिकली जो नॉन हीम आयन है उनको ये पकड़ता है और उनको स्टोर करके रखता है, जिससे अधिक मात्रा में हमारी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसको अवशोषित कर पाए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, छोटी चेचक, चिकन पॉक्स की जो संक्रामकता होती है या इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कब से कब तक रहता है, तो अपन कंसीडर करते हैं इन जनरल 8 दिन तक इसके सिम्टम्स रहते हैं, 8 दिन तक इसके लक्षण रहते हैं, जिसमें स्पेशल ध्यान यहाँ पर जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसका रखना पड़ता है। अब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में कुछ और चीज़ें दे रखी है कि जो यहाँ पर रेशेज दिखते हैं उसके 3 दिन बाद तक का आप उसको केयर दें, आखिरी पपड़ी गिर जाने तक जब तक बुखार रहे, या ददोरे दिखने के, रेशेज दिखने के 6 दिन बाद तक उसको क्वेश्चन में रखना पड़ता है, ध्यान में उसकी सेवा करनी पड़ती है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली 6 दिन बाद तक का आप आंसर करके आएंगे, क्योंकि जनरली हम लोग 8 दिन कंसिडर करते हैं, तो 6 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द रेशेज, ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं चिकन पॉक्स दाने शुरू होने से 1 से 2 दिन तक पहले संक्रामक रहता है, और जब तक छाले न सूख जाए, तब तक पपड़ी न बन जाए, तब तक ये रहती है, ठीक है। दाने निकलने के 5 से 7 दिनों के भीतर छाले आमतौर पर सूख जाते हैं और पपड़ी बन जाती है। बच्चों को घर पर रहना चाहिए, अन्य सभी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक संक्रामक है, कम्युनिकेबल है। जब एक बच्चा किसी दूसरे हेल्दी बच्चे के संपर्क में आएगा तो ये उसको भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि उसका भोजन, पानी, खाना सब कुछ अलग रखा जाता है, ठीक है। ज़्यादा किसी के संपर्क में वो व्यक्ति नहीं आता, यूजुअली बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला देखिएगा, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भोजन को डाइजेस्ट करना, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण करना, परिवहन करना, भंडारण करना, इसमें जो टोटल ऊर्जा यहाँ पर व्यय होती है उसको थर्मोजेनेसिस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। बेसिकली जो है जितने भी गर्म रक्त वाले जानवर जो है उसमें ये पाई जाती है कि ये पूरा मेटाबॉलिज्म उनका इस तरीके से ही होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज
के लिए ज़रूरी होता है। तो ग्लूकोज बेसिकली किसके लिए दिया जाता है, ताकि बॉडी से जो है सोडियम का क्या किया जा सके, अवशोषण किया जा सके। तो नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कभी भी डायरेक्टली आप इसको एनर्जी से नहीं कह सकते हो, है ना। डेफिनेटली ये निर्जलीकरण को दूर करता है, शरीर में एनर्जी लेकर आता है, बट इसका मेन कार्य क्या है, सोडियम को अवशोषित करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जिसमें क्या पूछा गया है कि नाभि रज्जु गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में कौन सी चीज यहाँ पर शामिल है। आधार का लाल या सूजा हुआ दिखाई देना, रक्तस्राव होते रहना, पीला या सफेद मवाद निकलना, या फिर ये सारी चीजें। तो डेफिनेटली अगर गर्भनाल का कोई संक्रमण है तो उसमें ये सारे सिम्टम्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेपेटाइटिस बी किसके कारण यहाँ पर हो सकता है, मल संदूषण के कारण, जल संदूषण के कारण, या फिर आंतरित्र मार्ग जो पेरेंटल रूट होता है, या फिर फूड कंटेनमेंट के माध्यम से। तो जो हेपेटाइटिस बी है ना, क्योंकि दो प्रकार से कोई भी डिसीज हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर हो सकता है। एक तो होता है हमारा पाचन मार्ग से या इंटेस्टाइनल मार्ग से आप कह सकते हो, दूसरा हमारा आंतरित्र या पेरेंटल मार्ग से यहाँ पर हो सकता है। पाचन मार्ग से मतलब दूषित भोजन, दूषित पानी, इन सब का सेवन करने की वजह से, और पेरेंटल मतलब आहार नाल के अलावा अन्य किसी भाग से यहाँ पर संक्रमण हो रहा है तो उसको हम लोग पेरेंटल यहाँ पर कहते हैं। जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यहाँ पर हो सकता है, तो वो सब किस में कंसीडर किए जाएंगे, पेरेंटल में। इससे पहले भी आपने ये वर्ड सुना हुआ है, कहाँ पर, जब हमने जो इंजेक्शन लगाने के जो प्रकार देखे थे, है ना, कि ड्रग को अगर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है तो दो तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है। एक तो इंजेक्शन को अपन डायरेक्टली नस में, वेन में यहाँ पर लगा दे, स्किन के अंदर लगा दे, है ना, इस तरीके से। वो भी चीज़ अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अभी इसका आंसर क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी जो होता है पेरेंटल रूट के माध्यम से यहाँ पर होता है, जो कि यूजुअली सेक्सुअल डिसीज के अंदर यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो हेपेटाइटिस के 5 टाइप यहाँ पर होते हैं, जिसमें से बी, सी, डी जो होता है पेरेंटल मार्ग से यहाँ पर फैलता है। ठीक है, बी, सी एंड डी जो होगा वो पेरेंटल मार्ग से यहाँ पर फैलता है, जिसका मतलब है कि आंत पथ के अलावा शरीर के किसी अन्य भाग से ये फैल सकता है, संक्रमित हो सकता है ना। ब्लड के थ्रू यहाँ पर हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट के थ्रू हो सकता है, एक माँ से बच्चे में जा सकता है, टैटू बनवाने की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंजेक्टेड सुई वगैरह हो गई, है ना, नीडल शेयरिंग की वजह से यहाँ पर हो सकता है। जो यूटेंसिल अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने किए हैं और वो एक हेल्दी व्यक्ति के लिए यूज़ कर लिया गया, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि शुगर चेक करने की जो मशीन होती है, अगर वो संक्रमित व्यक्ति को लगी है लेकिन वही चीज़ फिर से हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट करवा दी गई है, तो उससे भी यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, बी, सी एंड डी का संक्रमण हो सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन, दूषित पानी वाला है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी, तीनों ही यहाँ पर जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस ई भी विषाक्त पानी और विषाक्त भोजन की वजह से होते हैं। तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हो दूषित भोजन पानी के लिए, लेकिन ये तीनों जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। ठीक है, चलिए एक और अपन जो ड्रग के बारे में बात कर रहे थे, पेरेंटल दवाएं जो होती है आहार नाल के अलावा शरीर के किसी और अन्य मार्ग से इंजेक्ट करवाई जाती है। जैसे इंट्राडर्मल हो गया, स्किन में आप दे दो, स्किन के नीचे, इंट्रा स्पाइनल यहाँ पर हो गया, इंट्रा वेन यहाँ पर हो गया, इंट्रा आर्ट्रिकुलर यहाँ पर हो गया, मस्क्यूलर हो गया कि डायरेक्टली मसल्स में दे दो, वेन्स में दे दो, आर्टरीज में दे दो, है ना। तो इस तरीके से, तो अगर हम लोग कहें तो आहार नाल के अलावा किसी और तरीके से दवाई बॉडी में इंजेक्ट करवाना पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, बीसीजी का पूरा नाम यहाँ पर क्या होता है, फुल फॉर्म इसका बताना है। बेसिकली ये किस चीज़ से बताता है, एक तो टीबी से बचाएगा, उसी की वैक्सीन होती है बीसीजी प्लस। ज़्यादा मेंशन ऐसा किया नहीं जाता है हर जगह, बट ध्यान रखना हमेशा बीसीजी टीबी से तो बचाता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लैडर कैंसर होता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का जो कैंसर होता है ना, उसकी सेल्स को भी मरने से ये बचाता है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ताकि अगर एक व्यक्ति, मान लो ऐसा कंसीडर करो कि अगर एक व्यक्ति 3 महीने में उससे ग्रसित हो रहा है, तो वो और ज़्यादा लंबे समय के बाद, मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद उसको वो इन्फेक्शन होगा, कुछ समय के लिए वो उससे बचा हुआ रहेगा, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है,
तो ओबेसिटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम गोनेडिज्म हो जाएगा, बैक्टीरिया कॉलेना गुएरिन हो जाएगा, बैसिलस कामेनो गुएरिन हो जाएगा, या फिर बैक्टीरिया कॉमेट गोनेडिज्म हो जाएगा। देखो कभी भी कोई भी चीज़ याद करो तो पूरी और अच्छे से याद करना, क्योंकि ऑप्शंस आप देख सकते हो कितने सिमिलर यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो बैसिलस कैलामेटी गुएरिन यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये आप हिंदी में पढ़ोगे, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अगला देखिएगा, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिस रोग या जिन रोगों से संरक्षण दिया जाता है वह कौन से हो सकते हैं। मतलब जो टीकाकरण कार्यक्रम होता है उसमें आपको डिप्थीरिया मतलब डीपीटी का वैक्सीनेशन लगता है, पोलियो का वैक्सीनेशन प्लस ओरल ड्रॉप होती है, टीबी का भी होता है, तो सभी से बचाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबोव यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एड्स के निदान हेतु कौन सा टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट यहाँ पर किया जाता है एड्स के परीक्षण हेतु। बेसिकली ये लिपिड, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन जैसे विभिन्न मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उनकी जांच यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट के थ्रू करी जाती है। बट व्हाट इज एलिसा, एलिसा के अंदर कौन सा टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है, तो बेसिकली एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट होता है, ठीक है। इसका एलिसा का फुल फॉर्म आप देखेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, एंटीजन, प्रोटीन और हार्मोन को चेक करने के लिए एलिसा टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है, जो कि यूजुअली मदद करता है हेपेटाइटिस को चेक करने में, ठीक है। तो बेसिकली एंजाइम के लिए हम लोग बोले एलिसा हमारे बॉडी में एंटीबॉडी, एंटीजन की सारी चीज़ें चेक करेगा। अब जो भी बीमारी एंटीबॉडी, एंटीजन को अफेक्ट करेगी उसके लिए हम लोग एलिसा का टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एनोरेक्सिया द्वारा उत्पन्न मुख्य रूप से तंत्रिकीय जन्म सिंड्रोम यहाँ पर है। एनोरेक्सिया की वजह से कौन सी डिसीज हो सकती है ना, डाउन सिंड्रोम, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम हो सकता है, प्रमस्तिष्क घात यहाँ पर हो सकता है, सेरेब्रल वस्क्यूलर एक्सीडेंट यहाँ पर हो सकता है। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास ना दो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, है ना, जो मोस्ट कॉमन है और आपने बाल विकास में भी पढ़ी, यानी कि अभी जो आपका सेक्शन नंबर 4 है उसमें भी सेम चीज़ें हैं। एक अपना एनोरेक्सिया नर्वोसा है, दूसरा अपना बुलिमिया नर्वोसा है और तीसरा बिंगिंग है ना। इसको अपन अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति ना ये सोचकर खाना पीना बंद कर देता है या बहुत कम कर देता है कि वो हेल्दी हो रहा है, जस्ट लाइक दिस गर्ल, है ना। अब ये खुद को जब मिरर में देखती है तो इसको लगता है अरे यार मैं बहुत हेल्दी हो रही हूँ, मैं बहुत फूल रही हूँ, मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ, है ना। तो ये वाली चीज़ होती है, और इस सिचुएशन में बच्चा जो है या व्यक्ति जो है कुपोषित यहाँ पर हो जाता है। जितनी भी यंग गर्ल्स होती उनमें ये डिसीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर ये वाली चीज़ जो होती है, निम्नलिखित में से कौन एनोरेक्सिया के द्वारा उत्पन्न मुख्यतः तंत्रिकीय जन्म सिंड्रोम है, तो बेसिकली इसकी वजह से क्या हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, पूरे तरीके से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे अभी आपने एनोरेक्सिया पढ़ा, इससे एक बुलिमिया नर्वोसा भी होता है। बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है ना, मतलब उसको एक ऐसा हो जाता है कि मुझे बस खाना है, वो ऑल टाइम खाते ही रहता है और उसको रिग्रेट भी होता है इस चीज़ का कि मैं इतना क्यों खा रहा हूँ। इससे बचने के लिए वो खाता तो है बट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें होती है बुलिमिया के अंतर्गत, है ना। जब वो खुद को मिरर में देखता है तो उसको फील होता है कि यार मुझे नहीं खाना चाहिए, बट स्टिल वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक और होती है जो अपने इधर यूजुअली नहीं देखने को मिलती है, बिंगिंग करके आती है ना, बिंगिंग नर्वोसा होता है, वो इन दोनों का ही मिला जुला रूप है। बेसिकली उसमें जो है व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सेम जैसे बुलिमिया होता है ना, वैसे ही होता है कि बहुत अधिक मात्रा में भोजन यहाँ पर करता है, लेकिन उसको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता है। जैसे बुलिमिया वाला क्या कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है मैं नहीं खाऊं, बट ठीक है, अगर वो डिसऑर्डर है तो वो फिर अनकंट्रोलेबल है, वो चाहकर भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन बिंगिंग वाले के अंदर क्या होता है, उसके अंदर व्यक्ति खाता भी है विदाउट रिग्रेट, कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। वो एकदम से हेल्दी वगैरह होगा, उसको बहुत सारी डिसीज़ यहाँ पर होगी, क्योंकि अगर डेफिनेटली अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा भोजन कर रहे हो तो आप में कई प्रकार की डिसीज़ हो सकती है। तो उस व्यक्ति में डेफिनेटली नो डाउट कि बहुत सारी डिसीज़ होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, डायबिटीज, शुगर, सारी चीज़ें यहाँ पर होगी, बट उसको उस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहता है, तो वो बिंगिंग होती है। यूजुअली यूएस में आप देख सकते हैं कि जो एडल्ट लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, ये जस्ट एक एनालिसिस है। चलिए आगे बात करते हैं अगला, कि पर्दा और घूंघट प्रथा किस चीज़ की उपलब्धता को घटाती है। मतलब आप सोचो कि क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है।
पर्दा हो गया, या फिर कोई महिलाएं जैसे घूंघट रखती है, जैसे आपने देखा होगा कि महिलाएं बुर्का भी पहनती है, ठीक है, घूंघट भी रखती है, तो उनमें किस चीज़ की कमी हो जाएगी? मतलब आप सोचो कि इस तरीके से खुद को कवर रखने से किसी चीज़ की कमी हो सकती है, सनलाइट की। सनलाइट के लिए मेन सोर्स क्या हो गया? विटामिन डी हो गया, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है? सी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन डी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है इन्हीं अलग अलग शिफ्ट के अंदर। अगला देखिएगा, निमोनिया सामान्यतः किसके संक्रमण के द्वारा यहाँ पर होता है? निमोनिया जो होता है वो वायरस, बैक्टीरिया, इन दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो निमोनिया जो होगा वो वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके थोड़े टाइप होते हैं। तो ये वायरस के थ्रू भी होगा और बैक्टीरियल भी होगा। मोस्ट कॉमन जो होता है वो यहाँ पर माना जाता है कि बैक्टीरियल होता है, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से। कैसे, वो अभी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और वायरल हुआ तो वायरल कैसे होगा, ठीक है। देखो, इसमें कवक भी है, कवक के कारण भी ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना बैक्टीरिया वाला। तो निमोनिया का सबसे आम जीवाणु कारक न्यूमोकोकल निमोनिया, इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु के रोगाणु के कारण यहाँ पर होता है, जो ऊपरी श्वसन पथ में रहता है। मतलब डेफिनेटली ये हमारा जो श्वसन पथ है, रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है, उसको ये अफेक्ट करता है। वायरस में देखेंगे तो बच्चों में निमोनिया का कारण बनने वाला सबसे आम वायरस रिस्पायरेटरी सिंकाइटल वायरस, इन शॉर्ट इसको आप RSV कह सकते हो, इसके कारण यहाँ पर होता है, ठीक है। वायरल निमोनिया CAP वाले रोगियों में नोसफेरिंक्स में वायरल प्रजातियों को बसाने का एक कारण यहाँ पर बन सकता है। अब CAP वाले रोगी क्या होते हैं? तो CAP की अपने आप में एक कहानी है। पहले अपन ये तीनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर CAP को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया वाला आपको समझ में आ गया, इन तीनों की वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण ये होता है, ठीक है, जैसा नाम होता है वैसा ही ये बैक्टीरिया होता है। वायरस में RSV के कारण ये हो सकता है, रिस्पायरेटरी सिंटैक्टिकल वायरस के कारण यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा अगर अपन देखें वायरल निमोनिया, CAP वाले जो रोगी होते हैं, CAP रोग मतलब कि एक व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलने वाला निमोनिया, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वो भी यहाँ पर ग्रसित हो सकता है। तो बेसिकली नोसफेरिंक्स मतलब नाक के थ्रू ये वायरल जो है क्या कर जाता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो CAP क्या होता है? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एक ऐसा निमोनिया जो फेफड़ों का संक्रमण है। इसमें सांस लेने और समस्या के लक्षण यहाँ पर हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। सामुदायिक अधिग्रहित निमोनिया में आप सामुदायिक परिवेश में संक्रमित हो सकते हैं, जहाँ पर जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है आप उसके संपर्क में आते हो तो आप भी इस निमोनिया से संक्रमित हो सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होगा? कल भी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने ये वाली चीज़ डिस्कस करी थी कि कौन सी बीमारी मच्छरों के थ्रू यहाँ पर नहीं होती है ना। तो फिर हमने उसमें कुछ नाम पढ़ा हुआ था जो कि वो वाला था। चलो अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फाइलेरिया दे रखा है, जापानीज इंसेफेलाइटिस दे रखा है, मलेरिया दे रखा है, या फिर काला आजार दे रखा है। देखो ये ऑप्शन नंबर डी है कि आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो लिशमानिया की वजह से होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर डी हो गया। कल भी ऐसे ही हमने जो CC फ्लाई की वजह से जो बीमारी होती है उसका आंसर यहाँ पर करा था कि ये हमारा मच्छर से नहीं मक्खी से होने वाली डिसीज़ है, राइट। तो जो सैंड फ्लाई हो गई, जिसको बालू मक्खी भी यहाँ पर कहा जा सकता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया? कालाजार यहाँ पर हो गया, ठीक है। दिखता ये मच्छर जैसा ही है, लेकिन मच्छर का 1/4 ये यहाँ पर होता है। बेसिकली इसको इंसेक्ट, इसको कीट में यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, मक्खी में यहाँ पर इसको कंसीडर किया जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर संक्रामक बीमारी नहीं है? विच इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। अब इसमें भी आप देखो ना कि 4 टाइप होते हैं। एक तो आप पढ़ते हो इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, संक्रामक असंक्रामक रोग, है ना। हिंदी में तो यही 2 चीज़ें होती है, लेकिन इंग्लिश में इसके 2 टाइप और होते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल मतलब ऐसी डिसीज जो आप उस संक्रामक व्यक्ति के संपर्क में आओगे तो आपको नहीं फैलेगी। जस्ट लाइक एक कैंसर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी डिसीज होती है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती है। अब इसमें अगर आप ऑप्शंस पर जाएं तो टाइफाइड हो गया, खांसी हो गया, फीवर हो गया और एड्स हो गया,
ठीक है। अब ये चारों की चारों डिसीज ना, हिंदी में देखो तो चारों की चारों डिसीज संक्रामक है ना, लेकिन इंग्लिश में आप इसको देखेंगे तो क्या बोलोगे, ये चारों की चारों डिसीज कैसी है, कम्युनिकेबल है ना, संपर्क में आने से फैल सकती है। लेकिन इनमें से एक ऐसी है जो डायरेक्ट इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलती। जैसे एक व्यक्ति को सर्दी खांसी है, आप उसके संपर्क में आओगे, आपने उससे हाथ वाथ मिलाया है ना, तो कहीं ना कहीं वो वायरस या वो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, फीवर, कफ हो गया, टाइफाइड हो गया, ये हो सकता है। लेकिन एड्स को डायरेक्टली आप इन्फेक्शियस नहीं कह सकते कि डायरेक्टली उसके संपर्क में आने से ये यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ठीक है, हालांकि ये कम्युनिकेबल है लेकिन ये इन्फेक्शियस या इन्फेक्शन वाला नहीं है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाली चीज़ पढ़ सकते हैं, है ना। इन्फेक्शियस डिसीज आर इलनेस कोज्ड बाय जर्म्स, है ना, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगल सारी चीज़ें हो सकती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकती है, जो ट्रांसमिट हो सकती है कीड़ों के द्वारा, किसी एनिमल के द्वारा, है ना, या फिर हवा वायु में उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब आ जाता है कम्युनिकेबल डिसीज इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और एनिमल टू अ पर्सन। ठीक है, या वाटर ड्रॉपलेट की वजह से, जैसे किसी ने छींका और आप उसके संपर्क में आए तो वो फिर आपको भी सर्दी हो जाएगी, खांसी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, वो वाली चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। कम्युनिकेबल में आप बोल सकते हो कि जो कोविड-19 था वो कम्युनिकेबल भी यहाँ पर था और इन्फेक्शियस भी यहाँ पर था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती कि जो दोनों भी होगी, है ना, संपर्क में आओगे तो भी होगी और कम्युनिकेबल वाली भी होगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ऑल कम्युनिकेबल डिसीज आर इन्फेक्शियस। जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज होती है वो इन्फेक्शियस तो डेफिनेटली होगी, लेकिन ऑल इन्फेक्शियस डिसीज आर कम्युनिकेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि टेटनेस हो गया, जैसे कि एड्स हो गया, तो ये इन्फेक्शियस तो है लेकिन ये कम्युनिकेबल नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एड्स अफेक्टेड पर्सन हैव स्टेजेस, मतलब अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है तो उसके पास उसकी कितनी अवस्था यहाँ पर कंसीडर करी जाती है। तो देखो ऐसे तो 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन जो आंसर माना गया है वो 4 यहाँ पर कंसीडर किया गया है। तो अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी 5 अवस्थाएं यहाँ पर होती है। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले आ जाती है विंडो पीरियड, आता है जो शुरुआती समय यहाँ पर होता है, जो कि 4 to 8 से लेकर 12 वीक तक यहाँ पर चलता है, जहाँ पर पहले पहले जो है सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं एड्स के, जिसमें फ्लू, फीवर, निमोनिया, ये सारी चीज़ें दिखती है। अगर इस समय पर समझ आ जाता है कि एड्स है तो ठीक है, जल्दी रिकवरी हो जाती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ज़्यादा बुरी कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, दूसरा वाला जो स्टेज होता है असिम्टोमेटिक फेज यहाँ पर होता है, जो कि फिर जनरेट होता है 6 to 10 ईयर में। ठीक है, ये किसको डेवलप कर देता है, ये एड्स को डेवलप कर देता है। यूजुअली हमारी बॉडी में ना जो लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट, वो 1000 से 4000 प्रति ml ब्लड में यहाँ पर होती है। ठीक है, अब अगर किसी भी व्यक्ति को अगर वो इस वायरस से यहाँ पर ग्रसित हो चुका है, एड्स से ग्रसित हो चुका है, तो उसका नंबर एकदम डिक्रीज हो जाता है। 1000 से लेकर 4000 के बीच में रहती है, उसके शरीर में 500 से 700 के बीच में रह जाती है। बेसिकली ये शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको धीरे धीरे क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो सेकेंड स्टेज में ये 500 से 750 के बीच में रह जाती है ना। अब तीसरा वाला जो होता है अर्ली फेज, आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं, जिसमें ये और कम होकर 500 से 200 ही रह जाती है। फिर अगला फोर्थ जो स्टेज आता है लेट सिम्टोमेटिक स्टेज जिसे कहा जाता है, जिसमें लिम्फोसाइट जो है 200 से भी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और एक एडवांस स्टेज आती है जिसमें लिम्फोसाइट जो है 50 से भी क्या रह जाती, कम। मतलब कि व्यक्ति बिल्कुल आप बोल सकते हो कि एक लास्ट स्टेज पर वो आ चुका है। ठीक है, यूजुअली 1000 से 4000 के बीच में ये रहती है, तो धीरे धीरे ये कम पड़ती जाती है और इतनी कम हो जाती है कि 50 तक ये रह जाती है। ठीक है, तो ऐसे 4 मानी गई है। अपन एक एडवांस स्टेज 5 भी कंसीडर करते हैं, तो दोनों में से जो आपको लगे वो आंसर आप कर सकते हैं। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग क्या पाया जाता है। 6.3 मिलीग्राम ऑफ आयरन, 4.25 मिलीग्राम ऑफ आयरन, 3.3 मिलीग्राम ऑफ आयरन, 2.24 मिलीग्राम ऑफ आयरन। क्या आंसर होगा, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग 1 ग्राम में कितना आयरन यहाँ पर पाया जाता है, तो लगभग 3.34 मिलीग्राम आयरन यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अगर आरबीसी की बात करें तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 3.4 मिलीग्राम ऑफ आयरन, 1 ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख लो, है ना, 1 ग्राम के अंदर 3 पॉइंट, ये अपना 1 ग्राम हो गया,
1 ग्राम के अंदर 3 मिलीग्राम अपना क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। ठीक है, ये वाला आयरन, पहली वाली चीज़ कितनी हो गई 3.4 या 3.34 आप इसको कह सकते हो। ठीक है, 3.34 मिलीग्राम हो गई हीमोग्लोबिन के अंदर। दूसरा जो होता है कि यही चीज़ अगर मैं हीमोग्लोबिन का पूछूं कि ब्लड में कितना पाया जाता है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर कोई मुझसे पूछ रहा है 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो 15, आप इसे कह सकते हो 15%। 100 ml में कितना 15% अपना हीमोग्लोबिन रहेगा, यानी कि 15 ग्राम अपना हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अमाउंट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, इसी हीमोग्लोबिन के अंदर जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो है आयरन की मात्रा कितनी हो गई। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप ब्लड के केस में बात करो, अभी तो डायरेक्टली आपने हीमोग्लोबिन के केस में बात कर लिया 1 ग्राम के हिसाब से, अगर आप ब्लड के हिसाब से बात करोगे तो 50 mg जो है 50 मिलीग्राम जो है हीमोग्लोबिन यहाँ पर ब्लड के अंदर आयरन का पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तीनों चीज़ें क्लियर होगी। तीनों अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन का आयरन से पूछे तो आप 3.4 बोलोगे, अगर वो यही चीज़ ब्लड के केस में पूछे तो आप 50 mg आंसर करोगे, क्योंकि यही चीज़ वापस ब्लड के केस में भी तो पूछ सकता है, तो आपका आंसर इसका आधा हो जाना चाहिए, 100 ml का 50 mg हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली वो पूछ ले कि ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो 15 ग्राम पाया जाता है, और अगर ऐसे ही ब्लड में वो किसका पूछे आयरन का, तो 50 आंसर। 3 नंबर आप याद रख लो, 3.4 mg अपना इसके लिए हो जाएगा हीमोग्लोबिन के अंदर। अगर वो ब्लड के अंदर पूछे हीमोग्लोबिन तो 15 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा पर 100 ml के हिसाब से, और आयरन का वो पूछ ले ब्लड के अंदर तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 50 mg यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है किशोरावस्था में आयोडीन न्यूनता विकार जो होता है किसकी जो हो सकता है, किसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है, किशोर अवटु अल्प क्रिया की वजह से, PEM दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तीसरा बोल रहा है परनीशियस एनीमिया यहाँ पर हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है स्कर्वी। अगर किशोरावस्था में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से आपको पता है कि थायराइड होता है, तो किशोरों का बोला है तो आप बोल सकते हो जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, मधुमेह से ग्रसित मरीज को निम्नलिखित में से मूत्र से किसका सैंपल यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, तो जो ग्लूकोज है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है कि ग्लूकोज का कितना लेवल है। ठीक है, तो यूरिन सैंपल से किसको चेक किया जाएगा, ग्लूकोज को चेक किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एड्स किस प्रकार का रोग यहाँ पर होगा, एंडेमिक होगा, एपिडेमिक होगा, पैंडेमिक होगा या स्पोरेटिक यहाँ पर हो सकता है। तो एड्स बेसिकली एक पैंडेमिक, एक महामारी यहाँ पर होती है। ठीक है, सभी जगह व्याप्त है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये व्याप्त है। इसके ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक देश में है या स्पेसिफिक देश के किसी एक हिस्से में है, नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, दैट इज पैंडेमिक। ठीक है, अगला देखिएगा, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती यहाँ पर होती है तो उसकी किस चीज़ की संभावना अधिक हो जाती है। देखो, अगर आयरन की कमी है तो कहीं ना कहीं प्री टर्म डिलीवरी यहाँ पर हो सकती है, समय से पहले प्रसव यहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1 प्री टर्म डिलीवरी का होना। ठीक है, अगला देखिएगा, गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशु में कौन सा रोग यहाँ पर हो सकता है। अगर आयोडीन की कमी है तो क्राइटिनिज्म यहाँ पर हो सकता है, वामनता यहाँ पर हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्राइटिनिज्म होता है, गंभीर बीमारी है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति या छोटा बच्चा जो है नवजात शिशु, मानसिक और शारीरिक विकलांगता यहाँ पर हो सकती है, कि वही वाली चीज़ हो जाएगी कि थायराइड हार्मोन के उत्पादन की कमी हो जाएगी, जो गर्भावस्था के दौरान माँ के आहार में अपर्याप्त आयोडीन लेने की वजह से होता है। ठीक है, माँ ने कम किया है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, बच्चे के ऊपर पड़ेगा। टाइफाइड टाइफाइड उत्पन्न करने वाला एक एजेंट जो है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखिएगा, मैरास्मस से पीड़ित बच्चे इनमें से कौन से लाक्षणिक सिम्टम्स जो है प्रदर्शित नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति मैरास्मस से पीड़ित है तो अम्लीय मल के साथ पानी जैसी दस्त का होना, सामान्य से कम टेम्परेचर का होना, उदर की पतली दीवार में क्रमांकुंचन यहाँ पर दिखाई देना, मतलब एकदम पतला दुबला हड्डियों का ढांचा हो जाता है। लेकिन एडिमा जो होता है ना वो हमेशा क्वाशियोकर में देखा जाता है। अभी अपन ने एक इमेज देखी थी जहाँ पर एक लड़की थी, उसका पूरा फेस फूला हुआ था। ठीक है, फिर अपन ने 2 बच्चों में कंपेरिजन करा था कि क्वाशियोकर में शरीर के कुछ हिस्से जो है फूले हो जाते हैं, लेकिन मैरास्मस में बिल्कुल पतला दुबला हड्डियों का ढांचा होता है। ठीक है,
तो मेरास्मस का एक लक्षण क्या नहीं है, एडिमा मेरास्मस का लक्षण नहीं है, बाकी सारे लक्षण हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा रोग विषाणुओं की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो वायरल डिसीज के बारे में आप देख सकते हैं, रेबीज हो गया, ठीक है, और एक मम्स हो गया। टाइफाइड टेटनस गलत हो जाएगा, कोलेरा टीबी गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो वायरल का एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये आप चाहे तो वायरल की सारी जो बैक्टीरियल डिसीज है ना, बैक्टीरिया के बारे में ये सारी चीज़ें दे रखी है। जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो ये किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से। कोलेरा विब्रियो कोलोरी एजेंट की वजह से होता है। ठीक है, लेप्रोसी लेप्रोसी की वजह से ही हो जाएगा। पर्ट्यूसिस बोर्टेडेला पर्ट्यूसिस की वजह से। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटनी की वजह से। प्लेग यार्सिन पेस्टिस की वजह से। गोरेनेरिया जो है नाइसेरिया गोनेराई की वजह से होता है। सिफेलिस ट्रोपोनेमा जो पैलिडियम होता है उसकी वजह से होता है। साल्मोनेलिस साल्मोनेला टाइफी की वजह से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, साल्मोनेला जो एंटिटीज होती है उनकी वजह से यहाँ पर होता है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, नमृति स्थिति मापन, जिससे लंबाई, भार, मुड़ी हुई त्वचा की मोटाई आदि किसके लक्षण हैं। ठीक है, अगर अपन देखें कि ये सारे जो लक्षण हैं, है ना, कि यहाँ पर हाइट होना, स्किन फोल्ड हो जाना, थिक हो जाना, ये सब है पोषण की स्थिति, है ना। बेसिकली अगर आप शारीरिक स्ट्रक्चर को देख रहे हो, दैट मीन्स आप उसके पोषण का पता लगा रहे हो। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, खेसारी दाल में उपस्थित ब्लैंक नामक जीव विष कलाई खंज यानी कि लेथीरी रुग्णता नामक रोग उत्पन्न करता है। जैसे आपने तुअर दाल खाई हुई है, तो उसी के जैसी एक बहुत ही सस्ती दाल होती है जिसको खेसारी के नाम से जाना जाता है, जो कि जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उस दाल के साथ खेसारी को भी मिक्स कर देता है। तो वो दाल का जब सेवन यहाँ पर किया जाता है तो बेसिकली हमारे शरीर में जो है बीटा ऑक्सिली अमीनो एलानिन नामक जीवविष उत्पन्न हो जाता है, जो कि लेथरी रुग्णता जो होती है उसको उत्पन्न कर देता है। ठीक है, लेथरिज्म इसको इंग्लिश में कहा जाएगा, वो हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पीयूष ग्रंथि की कार्य क्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर जो है सामान्य से अधिक होना किससे संबंधित है। ठीक है, कार्य क्षमता कम हो गई है और साथ ही प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इन शॉर्ट PEM का ये सिम्टम है। ठीक है, BMR तो अपना बॉडी जो अपना रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है, ठीक है, वो इससे कनेक्टेड नहीं है। ओके, केवल एक ही चीज सही लग रही है, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी का कुपोषण यहाँ पर हो जाना। अगला देखिएगा, कर्णमूल शोथ जो गलसुआ है वो किसका संक्रामक रोग है। तो ये पेट्रोइड ग्रंथि जो होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार का लार का संक्रमण है जिसकी वजह से जो पेट्रोइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, जिससे मम्स छोटे बच्चों में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब सुनने की समस्या हो सकती है, श्वसन नली में संक्रमण हो सकता है और साथ ही दिमागी संबंधी जो समस्याएं हैं, क्योंकि मस्तिष्क की जो झिल्ली है वो भी यहाँ पर उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता और पूरे शरीर पर नीले पड़े हुए, आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर जो है विटामिन सी की कमी है, विटामिन सी की कमी के लिए विटामिन सी से रिलेटेड जो सिट्रिक फ्रूट हैं वो यहाँ पर दिए जाने चाहिए। तो सिट्रस परिवार के फलों का यहाँ पर सेवन करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस के जो उपचार है उसका क्या लक्ष्य यहाँ पर हो सकता है। उच्च रोग मुक्ति दर को सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति को न्यूनतम करना कि अगर किसी को एक बार हो गया तो फिर रिपीट ना हो, औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति को यहाँ पर रोकना, जो ड्रग रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पर रोकना। बिल्कुल, तो यस, ये सारी ही चीज़ें जो है ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का गोल है, लक्ष्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि में के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। गाइट्रोजन किस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इंटरफियर करते हैं किसके साथ, विटामिन B1 के साथ, B3 के साथ, आयोडीन के साथ या फिर विटामिन B6 के साथ। आंसर क्या हो जाएगा, ये डील करते हैं आयोडीन के साथ, आयोडीन के उपयोग में ये हस्तक्षेप यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो क्या आयरन डिफिशियंसी होगी। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि पर्नीशियस एनीमिया यहाँ पर हो सकता है, सांसों में दुर्गंध होना या फिर दांतों में सड़न होना। ठीक है, विटामिन B12 के लिए बोला है तो अपन विटामिन D वाली जो चीज़ें हैं उसको अभी स्किप कर सकते हैं, केवल एक चीज़ आपकी यहाँ पर बच जाएगी, पर्नीशियस एनीमिया का यहाँ पर होना। ठीक है,
आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन यहाँ पर निभाता है? फास्फोरस जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हड्डियों और दांतों के लिए, दैट इज विटामिन डी, राइट। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 बोन्स एंड टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला देखिएगा, निमोनिया की जटिलता किस चीज़ का कारण बन सकती है? अब निमोनिया अपन ने देखा है वायरल, बैक्टीरियल और फंगल तीनों हो सकते हैं। अगर निमोनिया के कॉम्प्लिकेशंस है तो हार्ट रेट में वृद्धि होना, सांस लेने में कठिनाई होना, दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज यहाँ पर है? डायबिटीज, डिप्टीरिया, क्वाशियोकर या फिर वेरास्मस। तो इसमें से केवल एक ही है जो कम्युनिकेबल है, दैट इज डिप्टीरिया, और साथ ही इन्फेक्शियस भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, हीमोफ्लाइजा इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु किस में रहता है? ठीक है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो है बेसिकली पाया जाता है नोज एंड थ्रोट के अंदर, नाक और गले के अंदर ये पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा ही है जनरल, आप इसको इन्फ्लुएंजा कह सकते हो, जो अपना कम्युनिकेबल भी होगा और इन्फेक्शियस भी होगा, है ना। एक दूसरे के संक्रमण से वो बहुत जल्दी फैलेगा। अगला देखिएगा, किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा जो है किसका एक विकार यहाँ पर हो सकता है? तो बेसिकली बुलिमिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है, जहाँ पर व्यक्ति अनकंडीशनली बहुत सारा भोजन यहाँ पर करता है, ऑल टाइम वो खाता ही रहता है, दैट इज ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा गर्भावस्था के दौरान यौन संचारित रोग यहाँ पर नहीं है ना, जो यौन संक्रमण के थ्रू नहीं फैल सकता है? कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला HIV एड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा एनीमिया लिखा हुआ है, तीसरा सिफेलिस है, और अगला हर्पिस, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। इसके बारे में अभी अपन पढ़ ही चुके हैं। BC-D जो यहाँ पर होते हैं वो जो हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड यहाँ पर होते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होते हैं। सिफेलिस भी स्किन इन्फेक्शन यहाँ पर होता है, त्वचा पर बड़े बड़े घाव हो जाना, ये भी इसी से कनेक्टेड है। इसमें एक चीज़ और हर्पीज अपन को दे रखी है, हर्पीज भी स्किन का ही इन्फेक्शन यहाँ पर होता है। स्किन पर इस तरीके से जो है बोल सकते हैं आप छाले यहाँ पर हो जाते, घाव यहाँ पर हो जाते। तो ये वाली चीज़ें जो है बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। ये वाली चीज़ भी, तो किसको स्किप किया जा सकता है? रक्त अल्पता, एनीमिया को यहाँ पर स्किप किया जा सकता है। ठीक है। अगला देखिएगा, जन्म के समय दी जाने वाली BCG वैक्सीन की रोकथाम की जाती है, किस चीज़ से रोकथाम करती है? एक तो देखो TB के लिए बनाया गया तो उससे तो करेगी सही, साथ ही जो मूत्राशय कैंसर या ब्लैडर कैंसर होता है इससे भी ये प्रोटेक्ट करके चलती है, इनकी सेल्स को भी ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मैरास्मस से पीड़ित बच्चे का लक्षण नहीं है? मैरास्मस से पीड़ित बच्चे का लक्षण कभी भी चंद्रमुख मून फेस नहीं होगा, मतलब बड़ा फेस वाला जो होगा वो नहीं होगा। बाकी अगर अपन देखें तो मसल वेस्टिंग हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, और साथ ही डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो कौन सी चीज़ नहीं होगी? मून फेस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। मंकी फेस बोले तो मंकी फेस भी नहीं होगा, मून बोला है, मंकी बोला है, सभी अपने क्वाशियोकर के हैं। ठीक है, बड़ा फेस हो जाना। इनमें से कौन सा एक एयरबोर्न डिसीज नहीं है जो हवा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर नहीं फैलती है? ठीक है, जैसे कि अपन ने कोविड-19 पढ़ा था, वो एयरबोर्न था, है ना। एक दूसरे की दूषित हवा में भी अगर आप संपर्क में आ जाते हो उस व्यक्ति के तो वो फैल जाता है। ठीक है, जिसमें चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है, एंथ्रेक्स है और कॉलेरा है। तो कॉलेरा वायुवाहित नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वायुवाहित एयरबोर्न यहाँ पर रहेगी, जिसमें खसरा, क्षयरोग, TB, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, पर्ट्यूसिस, रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस जो RSV निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब एरोसोल वायु जनित यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। अगला देखिएगा, टिटनेस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, शुरुआत भी अपन ने इन्फ्लुएंजा से ही करी थी कि 1 से 7 दिन का इन्फ्लुएंजा से होता है। टिटनेस का कितना होता है? टिटनेस के जो लक्षण होते हैं 3 से 21 दिन तक यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके। अगला देखिएगा, यदि कुपोषित बच्चों में एडिमा का लक्षण दिखाई दे तो उसे किसके अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है? उसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो वेलकम क्लासिफिकेशन होगा। अब ये कैसा नाम है वेलकम क्लासिफिकेशन? तो बेसिकली यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि जिन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया था उनका नाम हर्बर्ट वेलकम था, तो उन्हीं के नाम पर इस क्लासिफिकेशन को वेलकम क्लासिफिकेशन का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो वेलकम मतलब वो स्वागत वाला वेलकम नहीं, ये उनका सरनेम है, दैट इज वेलकम। ठीक है, हर्बर्ट वेलकम करके उनका नाम था, तो उसी के नाम पर वेलकम क्लासिफिकेशन पड़ा। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि यदि कुपोषित बच्चे में एडिमा के कारण लक्षण दिखाई दे, एडिमा मतलब स्वेलिंग आ जाना, फ्लूइड इकट्ठा हो जाना, शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर फ्लूइड जमना स्टार्ट हो जाना, तो उसको कैसे वर्गीकृत करोगे? वेलकम क्लासिफिकेशन से, क्योंकि
एडिमा जैसे लक्षण कई सारे होते हैं, तो इसको ऐसे क्लासिफाई किया जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बेसिस पर। जैसे सबसे पहले वजन को देखा जाएगा कि उस बच्चे का वजन कितना है। यदि उसका वजन जो है नॉर्मल वजन का 60 to 80% है, ठीक है, जैसे कि 10 किलो वजन होना चाहिए, तो अगर उसका वजन 6 से 8 किलो के बीच में है, दैट मीन्स कि उसको एडिमा नहीं है, ठीक है। अगला अगर अपन देखेंगे क्वाशियोकर, जैसे कि इसको एक बार और पूरा पढ़ो कि यदि किसी बच्चे का वजन अपेक्षित वजन के 60 to 80% के बीच है और उसको एडिमा नहीं है, दैट मीन्स कि उसका नॉर्मल वजन कम है, केवल कुपोषण की समस्या यहाँ पर है। उचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी देकर उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। दो कंडीशन अपन देखेंगे, एक तो वजन कम है, साथ ही उसको एडिमा नहीं है। दूसरा केस होता है क्वाशियोकर का, यदि किसी बच्चे को एडिमा तो है और साथ ही उसका वजन 60 to 80% के बीच में है, दैट मीन्स कि वो किससे ग्रसित है, क्वाशियोकर से ग्रसित है। देखो मैं एक एक केस यहाँ पर बना देती हूँ। एक तो कम वजन होना बट एडिमा का नहीं होना, दैट मीन्स कि 1 सेकेंड, यहाँ पर अपन पूरा लिख देते हैं। वजन जो है वो कम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एडिमा की, एडिमा नहीं है, दैट मीन्स केवल उसको वो बोल सकते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, जिसको ठीक किया जा सकता है। दूसरे केस में अपन ये बोल रहे हैं कि वजन भी कम है ना, वजन भी कम है और साथ ही उसको एडिमा भी है, दैट मीन्स उसको क्या है, क्वाशियोकर है। फिर आप उसको मेरास्मस वाले केस से नहीं कंपैरिजन कर सकते। शक्ति की यदि कमी है, यदि किसी वजन बच्चे का जो वजन है 60% से भी कम है, मतलब अत्यंत कुपोषित यहाँ पर है, लेकिन उसको एडिमा नहीं है, दैट मीन्स उसको क्या है, मेरास्मस है, ठीक है। और मेरास्मसिक क्वाशियोकर में क्या हो जाएगा कि वजन भी 60% कम है और एडिमा भी है, दैट मीन्स मेरास्मसिक भी है और क्वाशियोकर भी, उसको दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। तो सिंपल सा केस है कि अगर नॉर्मल वजन कम है तो नॉर्मल ही अपना रहेगा, लेकिन वजन कम होने के साथ साथ उसको एडिमा भी है तो क्वाशियोकर भी होगा। अगर वजन बहुत ही ज़्यादा कम है तो मेरास्मस है, वजन कम भी है और एडिमा भी है, दैट मीन्स मेरास्मसिक क्वाशियोकर है। तो ये जो क्लासीफाई किया था ना, ये वेलकम ने किया था, दैट्स वाई इसका नाम वेलकम वर्गीकरण है, ठीक है। बेसिकली ये प्रोटीन एनर्जी कुपोषण की स्थिति का बताता है, ठीक है। अगला देखिएगा ओआरएस किस स्थिति में दिया जाता है, तो डायरिया की स्थिति में यहाँ पर ओआरएस प्रदान किया जाता है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। वानर मुख जो है किस चीज़ का लक्षण है, तो क्वाशियोकर का लक्षण जो है आप वानर मुख यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। तो क्वाशियोकर का लक्षण क्या हो जाएगा, वानर मुख मतलब मंकी फेस क्वाशियोकर का हो गया, मून फेस क्वाशियोकर का हो गया, ठीक है। ये सारे क्वाशियोकर के लक्षण यहाँ पर होते हैं, जिसमें प्रोटीन प्लस एनर्जी प्लस कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज़ की एक साथ कमी हो जाती है, ओके। चलिए ठीक है, तो क्लास को यहीं ओवर करते हैं। फाइनल इसका जो बीमारी वाला जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो नॉर्मल बैक्टीरियल वायरल डिसीज से ही हैं, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। तो सबसे पहले ये ट्राई करिएगा कि जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो उतने लगा लेना, उतने अच्छे से शॉर्ट नोट ज़रूर से बना लेना, ठीक है। बाकी कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, उसे भी आप इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।